Hello students, myself Pallavi Sharma, Commerce Faculty Economics Lecturer. Students, in my earlier videos, I have discussed the subject matter of economics. So, let's continue with the same chapter where we'll find that in modern economics, this economics has been divided into two categories, yet two parts, that is microeconomics and macroeconomics. This word, that is micro and macro, was given by famous economists of that period, that is Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. It was so popular that all the economists of the world they are using still today. So let's discuss the differences between the microeconomics, that is Vyashti Arthashastra, and macroeconomics, that is Sampashti Arthashastra. So the first difference between them is that the word micro has been derived from the Greek word mikros, which means small. And similarly, on the other side, the word macros has been derived from the Greek word makros, which means big. हिंदी में यह भाषा व्यष्टि अंग्रेज़ी भाषा या ग्रीक भाषा माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। दूसरी साइड यह भाषा अंग्रेज़ी भाषा मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, दैट इज व्यष्टि अर्थशास्त्र। इन दिस वी स्टडी इंडिविजुअल consumers, producers relating to individual firms or industries। यह व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक परिवार आदि। अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। When we study the economy as a whole or all the units such as national income, output and employment, aggregate consumption, general price level, etc. हिंदी में यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। हम लौटते हैं अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र पे। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इज डिटरमाइंड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग में उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। हम देखते हैं अपनी समष्टि अर्थशास्त्र की डिफरेंस को। ऑन द अदर हैंड वी स्टडी द जनरल प्राइस लेवल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। इसे आय और रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। सो Microeconomics is also known as economics of aggregates.
तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंसेस, एटलीस्ट 3-4 डिफरेंसेस हम लोगों को जानना चाहिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। जब आप अपनी एक्सरसाइज या बुक को देखेंगे तो आपको उसमें और भी डिफरेंसेस मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आर्थिक प्रणालियाँ, दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमारे आर्थिक क्रियाओं से संबंधित संगठन और संस्थाओं के आधार पर हमारी अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज़ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स, दैट इज़ पूंजीवाद बाजार अर्थव्यवस्था। हम बारी बारी से इन चारों टॉपिक्स को देखेंगे, क्योंकि अभी मैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर को ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि यह चैप्टर आपको पूरे अर्थशास्त्र के फ्रेम को अच्छे से समझाएगा, इसलिए इस चैप्टर को स्किप नहीं किया जा सकता। दूसरा जो हमारा भाग है वह है समाजवाद, दैट इज़ सोशलिज्म और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। समाजवाद अथवा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी। इस तरह से हमारे पास 3 प्रणालियाँ मिली हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को। जैसा कि आपको यह वर्ड पूंजीवाद खुद ही अपना आंसर बता रहा है, पूंजीवाद बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। उत्पादक उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में स्वतंत्र हैं जिनकी मांग अधिक है, ताकि वे अपने लाभों को अधिकतम कर सकें। इसी तरह उपभोक्ता भी अपने चयन एवं रुचि के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में स्वतंत्र हैं, जिससे वे अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकें। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या और कितना उत्पादन करना है तथा क्या और कितना उपभोग करना है, इस संबंध में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत पूर्ति तथा मांग शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो एक विशेष क्षेत्र में व्याप्त है, जिससे उस क्षेत्र में होने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति स्पष्ट होती है। यहाँ हमने देखा कि कैपिटलिज्म या पूंजीवाद अथवा बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। इस पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में इसके बहुत सारे विशेषताएं भी हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं उन्हें हम बारी बारी से पॉइंट वाइज नोट करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ निजी संपत्ति, दैट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस तरह की अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने तथा अपनी इच्छा के अनुसार
प्रयोग करने का पूरा अधिकार होता है। सरकार लोगों के इस अधिकार की रक्षा भी करती है। उत्पादन के सभी साधन जैसे मशीन, औजार, भूमि आदि यह निजी स्वामित्व के अधीन होते हैं, मीन्स पर्सनल होते हैं। पूंजीपतियों को किसी भी सीमा तक पूंजी रखने और उसे बढ़ाने की स्वतंत्रता होती है। उसी प्रकार से संपत्ति को खरीदने और बेचने की भी स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि निजी प्रॉपर्टी, दैट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बिल्कुल फिट करती है। यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हमें नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है कीमत संयंत्र, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म। कीमत बिना बाहरी हस्तक्षेप की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा तय होता है। प्राइस किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु, किसी भी सर्विस की जो प्राइस है वह कोई और निर्धारित नहीं करता है। यह मार्केट के डिमांड और सप्लाई से ही यह चलता है। इनमें ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, कितनी मात्राएं हैं, किस किस समय पर कहाँ कहाँ इन्हें बढ़ाना है, यह प्राइस मैकेनिज्म खुद पर खुद ही यह एडजस्ट करती है। सभी आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, निवेश तथा बचत कीमत संयंत्र के निर्देश पर चलती हैं। दैट इज़ all types of economic activities, that is consumption, production, distribution and exchange is dependent on price mechanism। जितनी मार्केट में या बाज़ार में उसके डिमांड होंगे उसी प्रकार से उसकी पूर्ति भी की जाएगी। यह प्राइस मैकेनिज़्म खुद पर खुद एडजस्ट करता है और चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाभ प्रेरणा, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। इस तरह की आर्थिक प्रणाली में लाभ कमाने की इच्छा ही आर्थिक क्रिया करने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य लाभ के बिना नहीं किया जाता है। सभी उद्यमी ऐसे उद्योग धंधे चलाते हैं जिनमें अधिक लाभ मिलने की आशा होती है। तो यहाँ हमने देखा कि इस तरह के पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मोटिव ही प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, दैट इज देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। उत्पादक और उपभोक्ता अपने अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। सरकार का कार्य देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करनी होती है। तो यह हो गया पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि समाजवाद या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ क्या होती हैं और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ क्या होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो इस तरह के कैपिटलिज्म मार्केट या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को ही प्रायोरिटी देते हैं। So, thank you and we'll discuss the next topic in our next video.